पेपर जल्दी क्यों जल जाता है लेकिन आयरन को रस्ट होने में मंथ्स लग जाते हैं? आखिर रिएक्शन की स्पीड डिसाइड कौन करता है? आज हम केमिकल काइनेटिक्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ट्रस्ट भी, इस वीडियो के बाद फॉर्मूला रटने नहीं पड़ेंगे, कंसेप्ट ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। वेलकम टू साइंस समाचार। कंसेप्ट को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है जो रिलेशनशिप बताती है हमें बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और द टाइम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और उस रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है प्रोसीड होने में, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताती है। अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें मिलती कहाँ से है? अब जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रेट लॉ पढ़ा था, रेट लॉ को हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहीं से हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलती है। अब हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इससे पहले वाले लेक्चर में। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर का सम होता है, सॉरी जो रिएक्टेंट की पावर का सम होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। अब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एनी इंटीजर। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑर्डर, तो जो रिएक्शन होते हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली दो टाइप्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बात करेंगे। फर्स्ट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग द रेट लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन को हम इजीली डिफाइन करेंगे। इसका जो रेट होता है, जो जिस रिएक्शन के रेट में प्रोपोर्शनल होता है 0 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है टू द 0 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। मतलब जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है वो है 0, इसके प्रोपोर्शनल है रेट। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको हम डिराइव करेंगे इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब कोई भी रिएक्शन कंसीडर करो इन विच ये मान लो कोई रिएक्शन है, R इज फॉर रिएक्टेंट एंड P इज फॉर प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका हम अगर रेट निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी क्यों लिखा? डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। अब ये कब यूज करते हैं? जब कोई भी चेंज होता है, जब कोई स्मॉल चेंज होता है तो उसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसको हम रेट लॉ के एक्सप्रेशन से, अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसे लिखे तो वो आ जाएगा हमारा के आर नॉट। इसमें जो के है वो है रेट कांस्टेंट और आर इज कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। यहाँ पे ये 0 है और ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो है 0। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो यहाँ पे किसी मतलब कोई भी किसी की भी पावर में 0 होता है तो वो इक्वल होता है 1 के। तो हम क्या करेंगे, जो k है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, मत क्योंकि जो रिएक्टेंट की पावर 0 है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 से, और यहाँ पे आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल हो गया के। अब क्या करेंगे, जो डी आर है, ये जो टी आर है वो यहीं रखेंगे और माइनस डी टी को इधर पहुंचा देंगे। तो हमारा आ जाएगा डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डी टी डिवाइड हो रहा था, तो अगर हम इसे राइट हैंड साइड में लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा विद रेट कांस्टेंट। अब क्या था, अभी मैंने बताया था जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? बाय इंटीग्रेटिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। अगर जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा के कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होगा और डी टी इंटीग्रेट होगा तो वो हो जाएगा के टी, ये आ जाएगा टी, और जो आई है वो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, अब जो रिएक्शन हो रही है एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब 0 सेकेंड है, जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ है उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो इक्वल होगी आर नॉट के। आर नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इन वैल्यू को टी की और आर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस आई। अब ये के तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसका जीरो से मल्टीप्लाई, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इक्वल हो जाएगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो इस इक्वेशन को, मतलब जो आर नॉट की वैल्यू है उसको हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये हमारा आ गया R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी आ जाएगी K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। यहाँ पे जो K है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट, आर नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट, मतलब जो रिएक्टेंट है जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कितना टाइम रिएक्शन को लग रहा है। तो ये हमारी आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइंड कर ली। अब हम थोड़ी बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन की करते हैं। हमने अभी पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो कंसेंट्रेशन है वो उसकी पावर ज़ीरो होती है और उसके प्रोपोर्शनल होती है रेट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब अनकॉमन होती है, मतलब कॉमनली हमें मिलती नहीं है, पर ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही मिलती हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल लें, decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a zero order reaction। मतलब जो गैसियस अमोनिया है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है हॉट प्लैटिनम सरफेस पे तो वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, गैसियस इज इक्वल टू एट अ टेम्परेचर ऑफ 1130 केल्विन और एंड यहाँ पे जो प्लैटिनम है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया इंटू N2 एंड 3H2। तो ये रही डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, मतलब अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसमें जो रेट है वो इक्वल होगा K NH3 की पावर ज़ीरो, मतलब ये इक्वल होगा के। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, इसमें क्या हो रहा है जो प्लेटिनम है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो हाई टेम्परेचर पे जो मेटल का सरफेस है प्लैटिनम का सरफेस है वो क्या उस पर क्या होगा, जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड हो जाएंगे जिसकी वजह से जो रिएक्शन में चेंज हो रहा है, जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं वो जो कंडीशंस चेंज हो रही है वो रिएक्शन की स्पीड को चेंज नहीं करेंगी और जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ अ रिएक्शन चेंज नहीं होगी जिसकी वजह से जो रेट है वो इंडिपेंडेंट हो गया कंसंट्रेशन के। फिर से बताती हूँ, इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया करी ऑन अ प्लैटिनम सरफेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लैटिनम कैटलिस्ट के तरह एक्ट कर रहा है तो हाई टेम्परेचर में, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल का जो सरफेस है वो सैचुरेटेड हो जाएगा विद अ गैस मॉलिक्यूल। जो गैस मॉलिक्यूल है वो मेटल के सरफेस पे सैचुरेटेड हो जाएंगे जिसकी वजह से जो रिएक्शन की कंडीशंस में चेंज आ रहे हैं वो अनेबल हो जाएंगे, मतलब वो क्या करेंगे वो अमोनिया के अमाउंट को चेंज नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह
से जो रेट है रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट होगी कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। मतलब जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगी कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। मतलब अमोनिया की कंसेंट्रेशन पे रेट ऑफ अ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसे ही हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, मतलब जो HI होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, उसको अगर हम गोल्ड सरफेस पर थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो भी एक एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसमें भी ऐसे ही क्या हो रहा है, जो मेटल का सरफेस है वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन की कंडीशंस चेंज हो रही है वो अमाउंट ऑफ HI को अफेक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, उस कंसेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। तो ये बात रही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब अगर हम जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा कुछ ऐसा। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि स्लोप, तो ये स्लोप है, तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या लिए, कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, एंड यहाँ पे क्या लिया हमने, टाइम। अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो ऑफ अ रिएक्टेंट वो है इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ये हमारा आ गया ग्राफ बिटवीन कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एंड टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में वो निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये पूरी बात रही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो रेट होती है रिएक्शन की वो प्रोपोर्शनल होती है टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी फर्स्ट पावर, मतलब इसकी पावर होगी 1, तो इस रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब कोई भी रिएक्शन मान लो, कंसिडर रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा के आर, इसकी पावर 1 है तो ये आर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने डी आर बाई डी टी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है। अब चेंज के लिए हम डी का यूज करते हैं। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे नेगेटिव साइन इससे यूज किया क्योंकि जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो r है उसको हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे और यहाँ पे dt है उसको ऊपर लेंगे। मतलब r और dt को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, तो और नेगेटिव साइन को इधर ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के dt। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें फाइंड करें, जो इंटीग्रेशन से ही हमें मिलेगी। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। यहाँ पे जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे, और यहाँ पे जो ln है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग को। अब यहाँ पे जो dr बाई आर है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ln r। इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, लॉग को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिटेल में। अब मान लो एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तब जो टाइम था एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, तब जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन थी वो इक्वल थी आर नॉट के। मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन थी वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ही थी। तो इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई।
अब जो k है वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। तो ln r इज इक्वल टू r नॉट इज इक्वल टू i, क्योंकि k तो कैंसिल होगा क्योंकि उसका मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। अब यहाँ पे हमने ln r नॉट की वैल्यू फाइंड की, मतलब यहाँ पे i के इक्वल है ln r नॉट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में i की जगह पे हम ln r नॉट पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ln r नॉट है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब दो लॉग माइनस होते हैं तब उसको हम, मतलब जब दो लॉग डिवाइड होते हैं तब उसको हम सिंप्लीफाई करके माइनस में रख देते हैं, माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो उसको हम डिवाइड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा r बाई r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो रेट कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू 1/t, t इनवर्स में आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, ln r नॉट, r नॉट इज फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये नीचे आ जाएगा r। तो ये हमारा आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे ln है, अब इसको हम log में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 log r नॉट अपॉन r। तो ये हमारी आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे t रिप्रेजेंट कर रहा है कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को प्रोसीड होने में, k रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट, r नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, और r रिप्रेजेंट कर रहा है जो बची हुई कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन बच जाती है रिएक्शन में उसको r रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, जब हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। अब इसका जब हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो हो गई, तो अब इसका जब इसका जो हाइड्रोजनेशन होता है तो ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मतलब जो रेट है वो, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं K2H4, इसकी पावर 1 है। तो इसमें जो रिएक्टेंट की जो पावर है वो इक्वल है 1 के, तो इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अगर हम दूसरे एग्जांपल लें तो जितने भी नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, तो अगर हम ln के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम y एक्सिस पर लाएंगे ln r, क्योंकि हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे ये टच नहीं करेगी, तो ये हमारा आ जाएगा ये है k रेट कांस्टेंट की इक्वल, तो ये है नेगेटिव स्लोप क्योंकि इसमें जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हम लेंगे टाइम t। तो ये हमारा आ गया ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ln r बाई एन टी। अब अगर हम लॉग के रिस्पेक्ट में मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब लॉग r नॉट बाई r के r विद रिस्पेक्ट टू t
अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, जिसकी जो स्लोप है वो इक्वल होगा, स्लोप इज इक्वल टू k बाई 2.303, k अपॉन 2.303। तो ये हमारा आ गया, ये हमने ग्राफ ड्रॉ करा बिटवीन लॉग आर नॉट बाई आर एंड टी, और यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ करा बिटवीन एल एन आर एंड टी के। तो ये हमारी पूरी बात रही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब इसमें देखिए जो रेट ऑफ अ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, मतलब जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जब जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट भी उतना ही बढ़ेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरी बात रही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक के, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन वो टाइम होता है जिसपे जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन से हाफ हो जाती है। मतलब जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ वैल्यू हो जाती है, तो उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लें, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाला, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो k इज इक्वल टू आर नॉट आर माइनस आर अपॉन टी। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो टाइम है वो हम रखेंगे t/2, और जो कंसेंट्रेशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी टू द इनिशियल वैल्यू, क्योंकि जो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन उसमें क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे जो r है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू आर नॉट। मतलब जो टाइम है हमें क्या निकालना है, हाफ टाइम, मतलब जो t/2, मतलब सॉरी यहाँ पे जो 1/2 पे टाइम है वो उस टाइम पे हमें रेट को उस टाइम वो टाइम हमें फाइंड करना है कि किस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन वो हाफ हो जाएगी। तो और यहाँ पे हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर हम इसको इन वैल्यू को t और r की वैल्यू को जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आर नॉट माइनस 1/2 आर नॉट अपॉन टी हाफ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस करके 1/2 आर नॉट अपॉन टी हाफ। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें टी हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो के है और टी हाफ है उसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे। तो ये हमारा आ गया आर नॉट अपॉन टू टू के। ये हमारा आ गया हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखिए जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसेंट्रेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के। मतलब जब इनिशियल कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन होगा, और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन उतना कम होगा। तो ये बात रही फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन है वो क्या होगी फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे तो अब जो हमने अभी फाइंड करी थी रिस्पेक्ट टू लॉग, मतलब लॉग की जो लॉग का जो एक्सप्रेशन था ये वाली इक्वेशन ही हम यूज करेंगे जनरली। क्वेश्चंस में हम न्यूमेरिकल्स में हम ये वाली इक्वेशन ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर।
ये रही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो टी है वो इक्वल हो जाएगा टी हाफ के, और जो आर है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 आर नॉट। टी इज इक्वल टू टी हाफ, और जो यहाँ पे आर है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log आर नॉट अपाई 1/2 आर नॉट। अब यहाँ पे जो आर नॉट है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। 2.303 अपॉन टी हाफ log 2। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब इन दोनों को हम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, जो इक्वल है रेट कांस्टेंट के। अब हमें तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, तो हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और के रेट कांस्टेंट को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो ये हमारा आ गया हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखिए जो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, वो इंडिपेंडेंट है ऑन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें जो इसमें कोई भी रिएक्टेंट का टर्म नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो जो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो ये बात रही हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब स्यूडो का मतलब होता है नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स, तो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका बेसिकली अगर हम देखें तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, पर वो बिहेव करती है लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक्चुअली में होती है हायर ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो कम क्वांटिटी में होता है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में जो रिएक्टेंट होता है वो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसकी वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसलिए हम इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम कहते हैं ये एक हाई ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एस्टर होता है, एस्टेरिफिकेशन होता है, तो एस्टर वाटर से रिएक्ट कर रहा है जिसने बनाया एसिड और अल्कोहल। एसिड है CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल बना है C2H5OH। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें जो वाटर होता है वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो एस्टर होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, पर जो एस्टर है वो चेंज हो जाता है क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जो रेट है इस रिएक्शन की जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड करेगी एस्टर की कंसंट्रेशन पे, नॉट द कंसंट्रेशन ऑन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि जब केन शुगर का इन्वर्जन होता है तो वो एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है केन शुगर का। केन शुगर को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब यहाँ पे भी जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में लिया गया है, और जो केन शुगर है वो कम क्वांटिटी में लिया गया है, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन वो चेंज नहीं होगी और जो केन शुगर की कंसंट्रेशन वो चेंज होगी, जिसकी वजह से जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड करेगा ऑन केन शुगर। ठीक है, तो ये रही पूरी बात स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की।
अब आपको समझ आ गया होगा कि रिएक्शन सिर्फ नहीं होती, उनकी भी अपनी स्पीड होती है और बिहेवियर होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब होपफुली कंफ्यूजिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साइंस नवा को, क्योंकि यहाँ साइंस सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक्चुअली समझी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल कंसेप्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस। थैंक यू।